एक जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि मैं सुसाइड के कगार पर खड़ी हूँ, मैं मुझे अपने जीने का कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मेरे से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और यहाँ पर जिसको न्यायपालिका कहा जाता है उसके अंदर भी मैं जज हूँ, उसके बावजूद मुझको न्याय नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, जिस देश की न्यायपालिका के में पीठासीन जज इस तरीके से मजबूर हो जाए अपनी बात रखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, ये बात कहने के लिए कि मैं आज आत्महत्या के लिए मजबूर महसूस कर रही हूँ, उस देश की जनता सोचिए किस तरीके से जीती होगी। महिला अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही है, दलित समुदाय से आ रही है, आदिवासी समुदाय से आ रही है और इन सभी समुदायों में अगर वो गरीब महिला है तो उसके साथ उतना ही ज़्यादा भेदभाव और ज़्यादा शोषण और ज़्यादा भयमुक्तता के साथ उसके साथ अत्याचार और क्राइम होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में है और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्भया कांड को लेके, यानी आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर आज से ठीक 11 साल पहले निर्भया कांड हुआ था और उसको लेके हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं यहाँ पे एग्जीबिशन लगाती है, निर्भया को याद करती है और तमाम चीज़ें होती है जो महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर जो बातें की जाती है देश में, वो तमाम मुद्दों को यहाँ पे उठाती है। इनकी कुछ मांगें होती है, वो सरकार से मांगती है और समाज में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो तमाम मुद्दे को लेके ये तमाम लोग आज 16 दिसंबर को ये लोग एकजुट होते हैं। तो एक एक करके जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग यहाँ पे हर साल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके द्वारा यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है, इसका क्या मकसद है ये तो पहले बताइए और क्या मांगे हैं? देखिए, आज 16 दिसंबर है, आज निर्भया कांड की बरसी है। 11 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, लेकिन आज भी हम उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर आज़ादी का जिस दिन अमृत महोत्सव ये देश मनाता है, उसी दिन इस देश में बिल्किस बानो के जो गैंगरेपिस्ट थे, जो परिवार के हत्यारे थे, उनको मालाएं पहनाकर बरी किया गया। आज भी हम उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर देश की राजधानी में, गुड़गांव में छोटी छोटी बच्चियों को 24 घंटे के डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह एम्प्लॉय किया जाता है, रखा जाता है, जहाँ पर उनके साथ यौन उत्पीड़न खुलेआम होता है, उनके साथ हर तरीके की विभत्स घटना, हर तरीके का उनके साथ शोषण हमारी आंखों के सामने होता है। और यहाँ तक कि देश की जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो सेफ स्पेस माने जाते हैं, उनके अंदर हमारे सामने इंसिडेंट्स मौजूद हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो बावजूद इसके कि बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, महिलाएं सड़क पर उतरती हैं बार बार अपनी मांगों को लेकर। आईपी कॉलेज का इंसिडेंट हमारे सामने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लंबा चला, वो हमारे सामने, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से बहुत कन्वीनियंटली इन सभी केसेस को आराम से दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, मेनस्ट्रीम मुद्दे से ही उसको हटा दिया जाता है। तो आज यहाँ पर हम ये प्रदर्शनी, हमने ये एग्जीबिशन आयोजित की है 16 दिसंबर पर। आज महिलाओं के जो आंदोलन है उनकी विरासत को याद करते हुए, और इस तौर पर हमने आज अपना 22 सूत्रीय मांग पत्रक अभियान भी हम चला रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रॉडली 22 डिमांड्स हैं, जिनमें से कुछ आधी अधूरी सरकारें वादा तो करती है कि पूरा कर चुकी है या कर रही है, लेकिन उनमें से बहुत सारी डिमांड्स ज़मीनी स्तर पर भी और नीतिगत स्तर पर भी अभी पूरी होनी बाकी हैं। लेकिन मित्र, हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी से कुछ दिन पहले एनसीआरबी का डाटा आया था, उस डाटे के अनुसार अगर हम बात करें तो डाटा में ये कहा गया कि दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं करती है। और निर्भया का जो कांड था वो जब भी हम लोग के सामने आता है तो एक दिल दहला देने वाली वो घटना थी। उसके बावजूद क्या सरकार उस पूरे घटनाक्रम से, मतलब सरकार की कहीं निगाहें नहीं पड़ रही है या सरकार कुछ करना नहीं चाहती? उसके बावजूद उतना बड़ा घटना था, फिर भी आज भी लड़कियों के साथ रेप का अगर मामला हो तो दिल्ली में खासतौर पर ज़्यादा होता है। तो इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, उसके बाद बहुत महिलाओं का जो पहले से मौजूद आंदोलन था, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े, बहुत सारी मांगें मुखर तौर पर उठाई गई, जिनमें से एक बहुत मुख्य मांग ये भी थी कि किसी के साथ रेप होता है तो एक वन स्टॉप सेंटर होना चाहिए, जिसको वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर कहते हैं, कि किसी भी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ अगर रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, तो उसके पहुंच के पास के इलाके में ही उसके पास एक ऐसा हॉस्पिटल, एक वन स्टॉप सेंटर होना चाहिए जहाँ पर उसको रेमेडी, रिहेबिलिटेशन, उसको इलाज, हर चीज़ वहाँ पर मुहैया कराई जा सके। लेकिन आज की हकीकत ये है कि देश की राजधानी में एक छोटी सी बच्ची किसी के भी साथ गैंग रेप हो जाए तो खून बहती हुई अवस्था में उसको एक से दूसरे हॉस्पिटल से पुलिस थाना से जाने कहाँ उसको घुमाया जाता है, बिना किसी एक पीसीआर वैन तक नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, और केवल हर ऑफिस खेल कर अपने हाथ तो जिम्मेदारी से धोते हुए दिखाई पड़ता है। वन स्टॉप सेंटर मिलना, न्याय मिलना, उसको किसी तरीके की उसके प्राथमिकी तक दर्ज करा पाने में ना को चने चबाने पड़ते हैं। हम एक महिला संगठन के तौर पर कि कई सारी वारदातें ऐसी देख चुके हैं, इसलिए हम मतलब इस तौर पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे आस पड़ोस बहुत ही व्यापक
घटनाएं जिनके खिलाफ एक भयमुक्त माहौल हमारे समाज में मौजूद है। और वो भयमुक्तता इसलिए मौजूद है क्योंकि सरकारों का, प्रशासन का जो रवैया है वो साफ तौर पर महिला विरोधी और महिलाओं में गरीब महिला विरोधी है। महिला अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही है, दलित समुदाय से आ रही है, आदिवासी समुदाय से आ रही है और इन सभी समुदायों में अगर वो गरीब महिला है तो उसके साथ उतना ही ज़्यादा भेदभाव और ज़्यादा शोषण और ज़्यादा भयमुक्तता के साथ उसके साथ अत्याचार और क्राइम होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख लीजिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं मिलती है। सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, आईपी कॉलेज में देखिए मार्च के अंत की घटना है, पूरे अप्रैल भर कितने प्रोटेस्ट हुए, हम लोग खुद कितनी बार, हमें पुलिस ने जेल में भरा इसलिए कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जिम्मेदार थे, जो प्रशासन जिम्मेदार था, उस पर आज तक एक कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ तक कि जो लोग आवाज़ भी उठा रहे थे उनको उनके पदों से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं इसी तरीके का माहौल हमारे पास आस पड़ोस मौजूद है। जो लोग सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सीधे सीधे सरकार के मंत्री हों, कोई भी हों, जिन पर आरोप हैं, उन पर कार्यवाही करने के बजाय उनको पूरा संरक्षण हमारी सरकारें देते हुए नजर आती हैं। और उसके अलावा आप देखिए लेबर कोड किस तरीके के हैं कि 12-12 घंटे आप काम करा सकते हैं महिलाओं से। आप एक बात बताइए, ये ठेके पर रखे जाने वाली महिलाएं जिनको सफाई कर्मचारी के तौर पर, गार्ड के तौर पर, अलग अलग सेक्टर्स में, इनफॉर्मल सेक्टर में, अनौपचारिक क्षेत्र में 12 घंटे काम के लिए एम्प्लॉय किया जा रहा है। अब 12 घंटे के काम में वो महिला अगर रात के 12 बजे 11 बजे उसकी छुट्टी हो रही है, घर में 1 बजे पहुंचेगी तो पूरी वहां पर जमीन मौजूद है उसके साथ हर तरीके की बेबस घटना होने के लिए। और उसके बाद यहां तक कि हमारी हालत ऐसी है कि महिला अगर पुलिस थाने चली जाती है अपनी कंप्लेंट लेकर तो ये रिस्क है उसके साथ कि उसके साथ दोबारा रेप हो जाता है, उसके साथ वो घटना दोबारा होती है जिसके लिए वो प्राथमिकी दर्ज कराने की, न्याय की उम्मीद से उस थाने जाती है। तो इस तरीके के समाज में हम आज भी जी रहे हैं। इसलिए हम ये 22 सूत्रीय मांग पत्रक अभियान 22 पॉइंट चार्टर कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत ही मुख्य 12 डिमांड्स हैं कि महिलाओं को उनके काम की जगह एक तो सुरक्षित माहौल मिले, उनके काम की जगह पर इक्वल काम का उनको इक्वल वेतन दिया जाए। उसके अलावा जो वर्किंग वुमेन हैं, ये जो पढ़ रही हैं, जहाँ जिस शहर में जो बाहर से आ रही हैं, उनके लिए उनके लिए हॉस्टल्स का प्रोविजन हो, उनके लिए एक सेफ माहौल हो। और ठेके पर महिलाओं को रखकर उनके सारे वर्क प्लेस राइट्स को ख़त्म करके उनको असुरक्षित जगहों में एम्प्लॉयमेंट देना बंद किया जाए, सुरक्षित माहौल दिया जाए लोगों को। महिलाओं की ये मांगे सरकार से है कि जो सरकार जो ठेके पे जो महिलाओं को रखा जा रहा है उसको न रख के उसको एक सुरक्षित जगह पे रखा चाहिए। आपकी सरकार से मांगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगे? देखिए, हमारी मांग सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था किस हिसाब से चल रही है, हमारी कानून की किताब से चल रही है, और उसके बाद इसको चलाने के लिए जो हमारी सरकारें और प्रशासन बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात तो नीतिगत तौर पर भी महिलाओं के साथ न्याय मौजूद नहीं है। बहुत लड़ झगड़ कर महिलाओं ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जैसे प्रोविजंस बनवाए सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा भी हाल ही में यूपी में एक जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि मैं सुसाइड के कगार पर खड़ी हूँ, मैं मुझे अपने जीने का कोई पॉइंट नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मेरे से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, और यहाँ पर जिसको न्यायपालिका कहा जाता है उसके अंदर भी मैं जज हूँ, उसके बावजूद मुझको न्याय नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, जिस देश की न्यायपालिका के में पीठासीन जज इस तरीके से मजबूर हो जाए अपनी बात रखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बात कहने के लिए कि मैं आज आत्महत्या के लिए मजबूर महसूस कर रही हूँ, उस देश की जनता सोचिए किस तरीके से जीती होगी, जहाँ पर जिसके पास इतनी पावर है, जो हमारे देश के खिलाड़ी हम जानते हैं कि वो एक एम्पावर्ड वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो असुरक्षित हैं, इस देश की महिला न्यायाधीश असुरक्षित है, तो यहाँ पर 12-14 घंटे काम करने वाली सफाई कर्मचारी महिला, किसी के घर में काम करने वाली महिला, किसी के खेत पर काम करने वाली दलित मजदूर महिला, उसकी सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बहुत ही विभत्स, बहुत ही खराब परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, और हमारी सरकार से तो मांग है ही कि इन 22 मांगों को पूरा किया जाए, इनको ध्यान इन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए, और उसके बाद प्रशासन जो अपना महिला विरोधी और खासकर गरीब महिला विरोधी रवैया है उसको बदले। और उसके लिए हमें प्रशासनिक कार्यवाही की तो ज़रूरत है ही, पर साथ ही साथ हमें व्यवस्थागत, संस्थागत, बहुत ढांचागत बदलावों की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हम ये कैंपेन चल रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? आज निर्भया का 11वीं वर्षी है, तो ये हत्याकांड जो हुआ था उसका 11 साल आज हो गया, लेकिन आज भी समाज में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। देखिए, पहली बात तो बहुत दुख की बात है कि आज हम 16 दिसंबर को निर्भया को याद करते हुए पुरानी बातों को जब याद करते हैं तो एकदम अंदर से कपकपाहट सी महसूस होती है। वो दौर याद आता है कि किस तरीके से उसके साथ ऐसी घटना घटी थी, और कहीं ना कहीं हमारा देश इसके लिए ज़िम्मेदार है। इसलिए कि कल मैं अपने घर से अपने रिश्तेदारों के घर जा रही थी, हम सब लड़कियां थी, 2 फीमेल थी और
5-6 बच्चे थे और मैं बस को रुकवाने का इंतज़ार कर रही थी और बस भी आई थी स्टैंड पे और रात के 10:05 हो रहा था और यही उम्मीद से कि बस रोकेगी और बस का हाथ करते हुए भी, रोकते हुए भी वो बस नहीं रुकी। आगे जाके स्टॉप से रुकी है, उसमें से एक बंदा उतरा है और फिर बस हम भागते हुए गए हैं कि हम उसमें चढ़ जाएंगे और वो बस दोबारा से उतार के पैसेंजर को चली गई है। इस चीज़ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि रात के 10 बजे कोई महिला बस स्टैंड पे बस का इंतज़ार कर रही है और कल ही 15 दिसंबर को ये मुझे ध्यान था कि 16 दिसंबर को निर्भया के 11वीं वर्षी एक तरीके से हो रही है और वो चीज़ मुझे उस 10 बजे के 5 मिनट पे मुझे याद आई कि कल तो निर्भया के हुआ। वही घटना मुझे ध्यान आई कि वो भी कहीं ना कहीं एक बस का इंतज़ार कर रही थी। कहीं ना कहीं ये आगे को ऐसे दिखाती नहीं है कि जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है आज भी हमारे समाज में लड़कियां और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं भी, हम लोग ग्रुप में भी थे, हम 3 महिलाएं थे और बच्चे थे, लेकिन वो चीज़ अंदर से महसूस होने लगी कि उसने बस क्यों नहीं रोकी। अगर रोकता तो हम समय से घर पहुंच पाते। 15-20 मिनट बाद और एक बस आई, वो भी नहीं रोकी। फिर हमें अंत में रिक्शे को, मतलब रिक्शा किया, हमारा आधा घंटा वहाँ पे गया। इस बीच में कुछ घटना घट सकती थी। इस तरीके की चीज़ें आज के दिन नहीं हो रही है, कई समय से होती आ रही है और ना जाने कितनी बार कितनी महिलाएं इस सब चीज़ों की शिकायत तक नहीं कर पाती हैं। वहाँ पर ऐसी ही चीज़ों पे, ये तो चलो शाम की बात हो गई, रात की बात हो गई, अंधेरा ज़्यादा हो गया था, सर्दी का समय था, यही चीज़ निर्भया के उस चीज़ को दोहराती हुई मुझे कल दिखाई दी। लेकिन इसी चीज़ को, जैसे हमारी साथी ने बताया, अलग अलग दायरे में अगर महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो फैक्ट्री का इलाका हो, चाहे खेती और मजदूर महिला का इलाका हो, चाहे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारियों का इलाका, उनकी ड्यूटी का अगर सवाल करें, नाइट ड्यूटी भी होती है, कई बार प्रदर्शन हो रहा है, या सफाई कर्मचारी हैं या यूनिवर्सिटी में सफाई का काम कर रही हैं, जिस तरीके की ये व्यवस्था को गढ़ा जा रहा है वो कौन गढ़ रहा है? पहली बात तो ये महिला विरोधी सरकार है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरीके के जो रेपिस्ट है उनको बचाने के लिए सरकार ने पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया है। इतनी सपोर्ट उन सरकार करती है उनको। ये चीज़ साफ साफ दिखाता है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ने का अंजाम इस सरकार के द्वारा होता है। जिस तरीके से, जैसे हमारी दोस्त ने बताया, बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा किया, उसने अंत तक कोशिश की कि उसको उनके आरोपियों को सज़ा मिले, लेकिन क्या होता है? पहली बात तो पीड़िता का FIR तक दर्ज नहीं होता है। वो पहली एक लड़ाई होती है उसकी कि पहली बात तो वो लड़ती है उस आरोपी से अपनी जान को बचाने के लिए, फिर भी अगर वो बचती है तो FIR दर्ज कराने के लिए वो जी जान लगाती है। लेकिन यहाँ की पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि FIR तक करने के लिए, मैं खुद उस विक्टिम के साथ थी जो पूरे रात के 12 बजे तक थाने में बैठी है और सर्द का मौसम है, रात के 12:15 से वो थाने से निकल रही है, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल मिलती है। कब की घटना? ये अभी बीते 4 महीने की घटना है, जिसके एक FIR के चलते मैं उसकी सपोर्ट के लिए गई थी एक थाने में। तो ये दिखाता है हमारी पुलिस प्रशासन वो टाल मटोली करती है, ना तो FIR दर्ज करती है, ना तो उस विक्टिम का सहारा देती है। कहने को महिला आयोग भी है, कहने को पुलिस प्रशासन भी है, कहने को ये सरकार भी है, लेकिन ये किसके लिए? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए नहीं है, या आम जनता के लिए नहीं है, आम महिलाओं के लिए नहीं है, जो महिलाएं घरों में रहती हैं या काम करती हैं या फैक्ट्रियों में काम करती हैं या किसी सफाई का काम करती हैं या खेतों में मजदूरी का काम करती हैं या अंधकार जैसे इलाके में उनको मजबूरन होता है आने के लिए, क्योंकि उनको अपनी रोजी भी चलानी है। ना तो घर के अगर पुरुष भी काम कर रहा है और महिला भी काम कर रही है, इतनी बढ़ते महंगाई के दौर में नहीं चल रहा है घर, तो महिलाओं को निकलना पड़ रहा है, घर से काम करना पड़ रहा है और अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को पढ़ाई लिखाई के लिए चलाने के लिए महिलाएं जब निकलती हैं, उनके साथ बार बार ऐसा शोषण होता है, बार बार ऐसे अत्याचार होते हैं, जिसके खिलाफ पहली बात तो बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाती है महिलाएं। इतना डरा दिया जाता है। अगर वो हिम्मत भी करती है, साथ में अगर कोई सपोर्ट भी करता है, तो हमारी पुलिस प्रशासन उसको इस तरीके से देखती है कि उनकी तो कोई FIR करने को राजी नहीं है। अगर FIR भी हो जाता है तो बार बार उसको ही बार बार इतना बुलाया जाता है, अगर विक्टिम को बुलाया जाता है केस के कोर्ट कचहरी में, तो विक्टिम वहाँ पे परेशान होती है और आरोपी वहाँ पे नहीं आ रहा है। 4 बार 8 बार ये हुआ है। तो ये दिखाता है हमारी सरकार की असंवेदनशीलता कि अभी भी हम क्यों निर्भया के ऐसे केस को याद कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे केस हुए हैं। आप उन्नाव का केस देख लीजिए, आप कठुआ का केस देख लीजिए, आप अभी हमारे बवाना में एक केस हुआ उसका भी देख लीजिए। सारी सरकारें आती हैं, हम आपको संवेदना
बना देंगे, हम आपको ये देंगे। सब एक दूसरे का नाम लगाती है कि उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, लेकिन सब आपका कहने का ये मतलब सरकार आश्वासन देती है, उस बात पे खरा नहीं उतर पाती है। कुछ नहीं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक महिलाएं हैं, ये एक महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है और तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं सरकार पर कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं विफल हो जाती है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी एनसीआरबी का डाटा आया जिसका जिक्र भी आपने किया था, जिसमें ये दिखाया गया है कि बीते सालों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो बहुत बड़े हैं। तो अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं तो हमें ये इस क्रम में भी समझने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों वो प्लॉट बन पा रहा है कि किसी महिला के साथ में अधिकार बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस की असंवेदनशीलता है, सरकार की उदासीनता है और जो मौजूदा परिस्थिति बन रही है किसी के साथ रेप होने की, छेड़छाड़ होने की, वो इस तरीके की चीज़ों को और बढ़ावा दे रही है। और जिस तरीके से हाल फिलहाल में हमने देखा, जैसे अभी हमने रेसलर्स प्रोटेस्ट वाला इशू भी देखा, या उससे पहले भी बहुत सारे इशू देखे कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ही बहुत बार आरोपी जो है उसको संरक्षण देती हुई पाई जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं आम समाज में तो कहीं ना कहीं यही छवि छोड़ेंगी ना कि आप अगर अमीर हैं, या आप सत्ताधीन पार्टी से हैं, या आप जो पीड़िता है उससे मजबूत हैं, तो आप इजीली उसका रेप करके निकल सकते हैं, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आम समाज में इस तरीके की चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो इसका एक कारण ये भी है कि सख्ती बहुत सी चीज़ों में नहीं है, और सख्ती के साथ ही जो परिस्थितियाँ बन रही हैं रेप के लिए, उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट हमारी कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ये अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्राओं को सुन रहे थे, जो छात्राएं आज यहाँ निर्भया के 11वीं वर्षी पर यहाँ पे एग्जीबिशन लगाती है, हर साल की बात इस साल भी लगाई है, और इनका ये कहना है कि भले निर्भया का वो कांड हुआ और इसके बाद भी सरकार सजग नहीं हुई है, महिलाओं के साथ आज भी देश की राजधानी दिल्ली में अनेक प्रकार की घटनाएं होती है। अब देखना है कि हर साल की बात इस साल भी इस एग्जीबिशन से सरकार पर क्या कुछ असर पाता है। और सरकार इनकी जो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारी 21 मांगे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, तमाम उसमें मांगे हैं, 21 सूत्री जो मांगे हैं उस पर सरकार की निगाहें पड़ती है और सरकार इनकी मांग मानती है या नहीं मानती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खुद देखे उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।